हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस। अब ये गवर्नेंस क्या करता है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस प्रोसीजर जो है इंडिया में वो हमें बताता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस को। So environmental clearance process is required for 39 types of projects. Main purpose is to assess the impact of the planned project on the environment and people. In India till 1980, most projects were cleared without any environmental clearance. So environmental clearance is nothing but a process जो 39 टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स के लिए रिक्वायर्ड होता है। और मेन पर्पस क्या है, वो एसेस करता है, एग्जामिन करता है कि इसका जो इम्पैक्ट है वो जो प्लान प्रोजेक्ट है उसका इम्पैक्ट एनवायरनमेंट और लोगों में कितना पड़ेगा। इन 1990s 1980s बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है एनवायरनमेंट क्लियरेंस के बिना ही उन्होंने पास कर दिया। So National Committee of on Environment Planning was set up in fourth five-year plan. Before 1980, all issues related to environmental clearance were dealt by Department of Science and Technology. So National Committee ने क्या किया, एक environmental planning बनाया, फोर्थ या फिफ्थ ईयर प्लान किया उसे 1969-1978 में, ठीक है। और 1980 के पहले ये जो इश्यूज थे एनवायरमेंटल रिलेटेड वो उस डिपार्टमेंट ने, साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट ने सॉल्व किया। 1980s Department of Environment set up to deal with such issues. Department of Environmental upgradation to Ministry of Environment and Forest in 1985. In 1994, Minister of Environmental Force issued MOEF issued guidelines for EIA, so Ministry of Environment and Forest environmental impact assessment. So 1980s के पहले 69-78 के बीच में नेशनल कमेटी था एनवायरनमेंट प्लानिंग के लिए, ठीक है। फोर्थ फाइव ईयर प्लान उन्होंने सेटअप किया। 1980s में जब आए तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो काम करते थे, फिर वो अपग्रेड होते गया। उसके बाद एनवायरमेंटल अपग्रेडेशन में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट आया, एंड देन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ये 1994 में सेटअप हुआ। अब प्रोसेस क्या है क्लियरेंस का, प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट हैज टू बी सबमिटेड a report that assess the impact of project on environment called EIA to SPCB, for which it hires a consultant. This report is then assessed by SPCB in the following step. स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल, ठीक है। अब ये जो प्रोसीजर है यहाँ से चालू होता है। ये जो प्रोजेक्ट प्रोपोन्ड है सबमिट करते हैं रिपोर्ट, वो EIA जो है और SPCB जो है उनके कंसल्टेशन से ये आगे बढ़ता है। और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या करता है, अभी यहाँ पे सबसे पहला स्टेप स्क्रीनिंग। So it is the most preliminary step of assessment. SPCB has recorded the data of impact that have been caused by project in past, based on which it develops threshold levels. If the project impact is less than this threshold, the project is given clearance straight away. Otherwise, proponent has to go to the next level preliminary assessment. सो स्क्रीनिंग किया जाता है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये नेचर को कितना हार्म करेगा, कितना नहीं करेगा। अगर करेगा तो उसे कुछ मॉडिफिकेशन के साथ आगे बढ़ना है। इसीलिए जब आप नए कंस्ट्रक्शंस देख रहे हो सोसाइटीज़ के, फॉरेस्ट के या फिर ऑर्गेनाइजेशंस के, तो वहाँ पे आपको एनवायरनमेंट दिखता है। और एनवायरनमेंट दिखेगा दैट मीन्स एनवायरनमेंट जब दिखेगा दैट मीन्स उन्हें कहीं ना कहीं वो क्लियरेंस के टाइम पे, स्क्रीनिंग के टाइम पे उन्होंने वो कंडीशंस रखे होंगे कि आप एनवायरनमेंट को हार्म कर रहे हो और उसके लिए आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रियम्बर्स करना पड़ेगा। Second, preliminary assessment involves more research and review of EIA data based on which clearance is given. ये जो डेटा है क्लियरेंस, वो क्लियरेंस मिलेगा वहाँ से, ठीक है। और EIA डेटा उस प्रिलिमिनरी डेटा के साथ असेसमेंट करेगी जो बेस रहेगा क्लियरेंस के लिए, ठीक है। अब ड्रॉबैक क्या है इंडियन सिस्टम में, लॉ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स आर गिवन क्लियरेंस स्ट्रेट अवे। जो भी इन्वेस्टमेंट है बेसिकली ये लॉ नहीं है, लो होना चाहिए। लो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स जो है
उनको स्ट्रेट अवे क्लियरेंस रहता है। कंसल्टेंट जो है हायर करते हैं अंडर प्रेशर क्लियर करने के लिए। देखिए हम एजेंट्स को क्यों हायर करते हैं, ताकि हमारा काम इजीली हो, राइट। तो ये इजी काम होने के लिए एजेंट्स को काम देते हैं। और ये जो एजेंट्स है प्रेशराइज करते हैं उस डिपार्टमेंट को कि साहब जाने दो ना, अपना क्लाइंट है, अपने लोग हैं, ऐसा तो वो क्लियरेंस हो जाता है। ईआईए को फॉल्स डेटा भी दिया जाता है, करप्शन भी होता है, और एक्सपर्टीज जो है लैक ऑफ एक्सपर्टीज भी रहती है। Process of clearance का third step है formation of EIA team. If the project fails screening and preliminary assessment, EIA is sent to a team of expert hired by SPCB for detailed review. फॉर्मेशन होता है EIA टीम का, और अगर वो प्रिलिमिनरी और स्क्रीनिंग में फेल हो जाती है प्लान प्रोजेक्ट, तो उसे एक्सपर्ट्स के एक्सपर्ट्स को दिखाते हैं, और वो एक्सपर्ट्स फिर अपने हिसाब से डिटेल्ड रिव्यू करते हैं। यहाँ पे ड्रॉबैक क्या है, टीम मेंबर्स लैक एक्सपर्टीज इन सोशल एंड वाइल्ड लाइफ इम्पैक्ट स्टडीज इन इंडिया। ठीक है, टीम जब एज अ काम करती है तो उनको सोशल और वाइल्ड लाइफ जो है वो नहीं पता, और उस हिसाब से उनका जो बेसिक नॉलेज है ना, वो कहीं ना कहीं कम पड़ता है। और नॉलेज कम पड़ने के कारण, पढ़ाई कम होने के कारण, उस पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपीरियंस कम होने के कारण नेचर को हार्म होता है। क्योंकि अल्टीमेटली आप यही देखते हो कितना ज़्यादा काम कर सके, कितना ज़्यादा अर्निंग हम कर सके। Next, identification and scoping. In scoping, the team tries to estimate which section of society, environment and economy would be affected. ठीक है, ये आइडेंटिफाई करते हैं, स्कोपिंग करते हैं कि कौन से एनवायरनमेंट को, कौन से सोसाइटीज़ को, कौन से सेक्शन ऑफ लोगों को अफेक्ट करेगा। इट डज बाय होल्डिंग डिस्कशन विद पीपल ऑफ रेस्पेक्टिव फील्ड्स। उन रेस्पेक्टिव फील्ड्स के साथ वो काम करते हैं, और बेस्ड ऑन स्कोपिंग जो प्रिलिमिनरी स्टडी है, जो भी आइडेंटिफाइड इशू है, वो पढ़ाई करते हैं, यानी उस पर काम करते हैं। अब यहाँ पे ड्रॉबैक क्या है, लोकल पीपल ओपिनियंस नॉट टेकन एट दिस इनिशियल लेवल। कुछ भी काम करने से पहले लोकल लोगों का ओपिनियन जो है नहीं लिया जाता। एक्सपर्ट्स स्टडी करते हैं डायरेक्ट इम्पैक्ट कि इंडिया में क्या इम्पैक्ट होगा। ठीक है, इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, सारी चीज़ें। मेरे घर के बाजू में एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रहा है पिछले 3-4 महीनों से, फॉर एग्जाम्पल। हमें कुछ पता नहीं है, हमें कुछ पूछा नहीं है एज अ लोकल पीपल, और हमारा कोई ओपिनियन नहीं लिया है कि कौन से टाइम पे आप ये जो कंस्ट्रक्शन का काम है हैवी आपको चलेगा, कौन से टाइम में नहीं चलेगा, राइट। कंसर्न होता है, रात को शाम को 6-7 बजे से वो मशीन चालू हो जाती है, तो 10-11 बजे तक चालू रहते हैं। अब बहुत सारे लोगों का वर्क फ्रॉम होम है, तो समझिए मेरे बिल्डिंग के बाजू में सही में अगर ये काम चल रहा है और उनका जो मशीन्स है उनका आवाज़ आ रहा है, तो ये इम्पैक्ट मेरे काम पे लगेगा। सो लोकल पीपल का ओपिनियन मैटर करता है। अगर हमसे पूछ के काम करते तो उस पर्टिकुलर टाइम पे ही मैं रिकॉर्डिंग कर लेता, और उस पर्टिकुलर टाइम पे ही मैं अपना ऑफिस वर्क कर लेता, राइट। सो दिस कंसर्न्स आर इम्पॉर्टेंट। देन प्रेडिक्शन एंड इवैल्यूएशन करना बहुत ज़रूरी है। यूज़ ऑफ मैथमेटिकल एंड फिजिकल मॉडल टू प्रेडिक्ट इम्पैक्ट एंड इवैल्यूएटिंग द प्रेडिक्शन वेदर दे विल बी सिग्निफिकेंट और नॉट। तो ये सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, कैलकुलेशन और प्रेडिक्शन फोरकास्ट हमें करना है, लेकिन ड्रॉबैक है इसमें, नैरो स्कोपिंग की वजह से सारे इम्पैक्ट्स प्रेडिक्ट नहीं हो पाते, डिटेल मेथड ऑफ प्रेडिक्शन नहीं करते, और इवैल्यूएशनरी जो है वो हम डिस्कस नहीं करते, डिस्क्लोज नहीं करते जो भी इवैल्यूएट हुआ है। और प्रेडिक्शन होता भी है तो इनएक्यूरेट होता है बहुत सारे केसेस में। Process of clearance में mitigation suggest an alternative basis to proponent like paying concession to people, offering restoration of resources, use of cleaner technology. So mitigation is also important। और उसका ड्रॉबैक क्या है, ट्रांसपेरेंसी जो है वो लैक होता है, और इन्फॉर्मेंस जो है प्रिपेयर्डनेस मेजर जो है वो हम नहीं इन्फॉर्म करते। हर सोसाइटी में एक फायर एक्सटिंग्विशर होता है, लेकिन वो 1-2 साल में एक बार आके हमें ट्रेनिंग देते हैं। हार्डकोर ट्रेनिंग अगर जब मिलेगी तो हमारे सोसाइटी में क्या, ऑफिस में हो, बाजू के सोसाइटी में हो, एज अ सेफ गार्ड और एज अ गार्डियन हम जाके उन्हें बचा सकते हैं। वो सारे रूल्स एंड मेथड्स को फॉलो करके हम आग कम बढ़े या फिर कम हो तुरंत, ऐसा कोई मेजर स्टेप ले सकते हैं।
देन पब्लिक हायरिंग होती है, पब्लिक हियरिंग होती है, इसमें डिस्कशंस होता है प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सोसाइटी के बीच में कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, और कंक्लूड करते हैं कि सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी का जो भी डिसीजन है उनका भी एक ओपिनियन मैटर करता है। और ये हियरिंग में एसपीसी भी रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, 3 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ग्राम पंचायत के, और 3 सीनियर सिटीजन्स नॉमिनेटेड बाय कलेक्टर, ये लोग एज अ पब्लिक वहाँ पे होते हैं। अब यहाँ पे ड्रॉबैक क्या है, मेनी प्रोजेक्ट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पब्लिक हियरिंग नहीं होता है, पब्लिक ओपिनियन जो है वो नहीं लिया जाता, इलिटरेट पीपल डिफेंड नहीं कर पाते, और सबसे मेजर चीज़ है करप्शन। ठीक है। और पब्लिक हियरिंग नोटिस अगर होती है तो वो 30 दिन पहले देनी होती है, जो कि नहीं मिलता है, और इस वजह से लोग पहुंच नहीं पाते हियरिंग के लिए। और ईआईए के डॉक्यूमेंट्स को भी एसेस नहीं करने देते, बिकॉज अगर वो एसेस कर लिए तो उनको और ड्रॉबैक्स पता चलेंगे। देन एनवायरनमेंट अप्रेजल कमेटी है जो एनओसी देती है एसपीसीबी से और प्रोपोनेंट अप्रोच से, और एमओईएफ की तरफ से भी क्लियरेंस आ जाता है, और वो एनालाइज करने के बाद वो क्लियरेंस देते हैं। और ये क्लियरेंस जो है 90 डेज के अंदर आपको देना है, जो भी प्रोसीजर शुरू हुआ है उसके 90 डेज तक। अब ड्रॉबैक क्या है, स्टेट एनओसी जो है वो एनवायरनमेंट क्लियरेंस प्रोपोनेंट्स एंड प्रोजेक्ट स्टार्टेड बिफोर ईएसी क्लियरेंस, क्लियरेंस से पहले ही प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाता है। एनवायरनमेंट अप्रेजल कमेटी जो है डिसीजन लेती है जो ट्रांसपेरेंट नहीं होती, कोई भी रीज़न नहीं रहता उनके पास, या एक्सप्लेनेशन नहीं रहता कि लोगों ने क्या दिया ओपिनियन अपना और लोगों का डिसीजंस क्या है। इंफॉर्मेशन जो है गवर्नमेंट डिसीजंस का वो डिसिपेटेड रहता है लोगों के दिमाग में। ठीक है। सो कहीं ना कहीं वो ड्रॉबैक हमें खटकता है और उस वजह से नेचर्स को हार्म होता है। अब कुछ सजेशंस है रिगार्डिंग प्रोसेस, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी एक्सपर्ट बनाना चाहिए इंस्टेड ऑफ एसपीसीबी। रिपोर्ट क्वालिटी, रिपोर्ट जो भी है उसमें क्वालिटी इम्प्रूव होनी चाहिए, प्रॉपर फॉर्मेट का रिपोर्ट होना चाहिए, बायोडाइवर्सिटी का इम्पैक्ट वहाँ पे देखना चाहिए, एनिमल्स के लिए सोचना चाहिए, एक्वेटिक लाइफ के बारे में सोचना चाहिए। जो भी फॉर्मेट होगा ईआई रिपोर्ट का वो कंक्लूसिव और लेस बल्कि होना चाहिए, सेंट्रलाइज्ड डेटा बैंक होना चाहिए ताकि सब लोग एक्सेस कर पाए, और जो अपॉइंटमेंट है कंसल्टेंट का वो रेगुलेटरी बॉडी से होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और मेन जो है ईआई की तरफ से भी कुछ चीज़ें होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी में हमें डेस्क टू रीच आउट टू मासेस, डिसीजन मेकिंग शुड बी ट्रांसपेरेंट, अपडेट वेबसाइट। तो जो भी आपका प्रोसेस होगा वो अपडेटेड वेबसाइट में जाना चाहिए। ईआई की जब बात करते हैं, मोर प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स नीडेड, स्टडी एंड प्रेडिक्शंस आर एक्यूरेट। जो भी एक्सपर्ट्स है स्टडी एंड प्रेडिक्शन जो है वो एक्यूरेट होना चाहिए, इसलिए वो प्रोफेशनल्स का एक्सपर्ट का रिक्वायरमेंट है। पीपल ओपिनियन लेना चाहिए, और इवैल्यूएशन और मिटिगेशन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। सजेशंस भी है, पब्लिक हियरिंग भी होनी चाहिए, कि पब्लिक हियरिंग होगी तो भी बहुत अच्छा होगा, और डॉक्यूमेंट जो है लोकल लैंग्वेज में अगर मिलेगा तो बेहतर है, और वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ हियरिंग हुआ तो कल के लिए रेफरेंस बहुत ही अच्छा होता है। थैंक यू so much for watching. Keep studying and keep making notes. Bye bye.